हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टेस्ला एजुकेशन में। और मैं हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर लेकर आ गया हूँ। और इससे पहले हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके पहले 2 लेक्चर हमारे देख लीजिए और उसके बाद तीसरा लेक्चर देखिए तो काफ़ी बेहतर होगा। और जैसा कि हमने पहले लेक्चर में क्लासिफाई कर दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है प्राचीन इतिहास में, और उसके बाद क्या क्या हमारे जो वेद हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशी यात्री जैसे भी था सब कुछ हो चुका है, तो उसे आप देख लीजिए। ये पुरातत्व साक्ष्य वाला पॉइंट नहीं हुआ था, तो इसे हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद हम प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये 3 चीज़ देखेंगे। तो हम पुरातत्व साक्ष्य के बारे में चलते हैं। तो ये देखिए, भारतीय पुरातत्व विज्ञान के पिता यानी इंडियन आर्कियोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद रखिए। और अभिलेख बोगाज कोई, इसमें जो है वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य यानी ये नासत्य को अश्विनी कुमार कहा जाता है, इनके नाम मिलते हैं। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ऐसे ही बनेंगे। मान लीजिए इसमें से किसी एक देवता को दे देगा, वरुण, इंद्र या किसी को, और पूछ देगा कि किस अभिलेख में इनका नाम पहले मिला था सबसे पहले। तो ये बोगाज कोई एक अभिलेख है, इसमें जो है इन तीनों देवताओं के नाम मिलते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ से याद रखिएगा। और ये मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण मिलता है वो गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार नहीं 2 बार पूछा जा चुका है। तो भागवत धर्म का विकसित होने का जो प्रमाण मिलता है ना, वो गरुड़ स्तंभ लेख से ही मिलता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत वर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आप भी देखे होंगे जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिए। और दुर्भिक्ष की जानकारी सर्वप्रथम सौगौरा अभिलेख से मिलती है। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी भीरतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और सती प्रथा का जो सबसे पहले लिखित साक्ष्य ऐरण अभिलेख में मिलता है, और उस टाइम के जो शासन मतलब जिनका शासन था उनका नाम भानुगुप्त था, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा वाला। भानुगुप्त जो है उस समय के इनके शासनकाल में ऐरण अभिलेख लिखा गया था और उसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। और काश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढे का घर का प्रमाण मिलता है। तो ये गड्ढे का घर वाला क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। ये काश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से मिलता है इसका प्रमाण, इसे याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे 2 लेक्चर जो पिछले हो चुके हैं उनकी पीडीएफ और इस लेक्चर का पीडीएफ सब कुछ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे और वहां से अपना जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ भी आप आराम से डाउनलोड करिए और पढ़ते रहिए। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपसे कि आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू रहिए। बाकी हाँ, हमारे लेक्चर जो 15 से 20 मिनट के जो हमारे लेक्चर हैं इनको आप टाइम निकाल के देख लिया करिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। बढ़ते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में कसरपण कहा गया है। तो प्राचीनतम सिक्के को कौन से क्या कहा जाता था? आहत सिक्के, तो याद रखिएगा इसे। और साहित्य में इसे ही कसरपण कहा गया है। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कर यवन शासकों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किया था सबसे पहले वो यवन शासकों ने किया था, याद रखिएगा इसे। और समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण इससे लगाते हैं कि वह बीड़ा बजाती हुई मुद्रा का प्रचलन इसी के शासनकाल में हुई थी, उसने ही ये करवाया था। मतलब ये मुद्रा पे जो है बीड़ा बजाती हुई मुद्रा का प्रचलन यही करवाया था, याद रखिएगा इसे। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। और रोमन सिक्के अरिकमेडू से मिले हैं, याद रखिएगा। और ये मैं देखिए आपको एक लिस्ट दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ तो डाउनलोड करेंगे ही आप, वहाँ से अपना देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 9 टोटल अभिलेख हैं और इनके शासन जिनके शासनकाल में लिखे गए हैं उनका नाम इधर है। और याद रखिएगा कि यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको हमें नहीं याद रखने हैं। अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे 3-4 हैं, अभी मैं बताऊँगा आपसे, तो उन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। और इधर देखिए, ये
रोमन सिक्के वाला जो क्वेश्चन है, रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अरिकमेडू से मिले हैं रोमन सिक्के, तो याद रखिएगा इसे। और चलते हैं, जैसे देख लीजिए हाथी गुम्फा, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और ये इसके बाद प्रयाग स्तंभ इम्पोर्टेंट है, और मंदसौर एहोल ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको टिक लगा देता हूँ। तो ये देखिए आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं आपके लिए मैं बताऊं। इससे हाथी गुम्फा भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद प्रयाग, एहोल, इतने याद रखिएगा। और ये भीतरी जूनागढ़, यहीं से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाथी गुम्फा, कलिंगराज खारबिल, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, भीतरी जूनागढ़ स्कंदगुप्त, ठीक है, और एहोल का पुलकेशिन द्वितीय। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इतने पॉइंट हैं, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनने के चांसेस रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली थी। कौन सी शैली थी? नागर शैली थी। और तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी। याद रखिएगा इसे, उत्तर की नागर शैली थी और दक्षिण में द्रविड़ शैली थी। तो आप ऐसा ट्रिक भी बना लीजिए। देखिए दक्षिण है द, और द यहाँ भी है, तो दक्षिण द्रविड़ और नागर शैली उत्तर में है, याद रखिएगा। और दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव मिलता है। तो दक्षिणा पथ के मंदिरों में ये दोनों प्रभाव मिलते हैं, अतः इसे वेसर शैली कहा गया। यानी दोनों का जो मिक्सर है ये, इसे वेसर शैली कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वेसर शैली कहा जाता है। और देखिए पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है, और यह वह मंदिर जिससे मुख्य मंदिर अन्य 4 मंदिरों से घिरा होता था पंचायतन कहलाता था। यानी कि जो मुख्य मंदिर होता था वो 4 अन्य मंदिरों से घिरा हुआ होता था, उसे ही हम पंचायतन कहते थे। तो याद रखिएगा इसे। और उसके उदाहरण जो है फिलहाल अभी जो हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ मंदिर हैं अभी उसके, तो याद रखिएगा। और यहाँ एक बात मैं यहाँ पे और बोलूँगा कि ये जो मंदिर है जितने हमने यहाँ लिख रखे हैं ना, यहाँ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं कि लिंगराज मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ पे हैं नाम आपको दे देगा 4 ऑप्शन में, तो आपको ट्रिक लगाना रहेगा। तो काफ़ी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों मंदिर जो है खजुराहो में है, और लिंगराज मंदिर ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में पड़ता है यहाँ पे, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये लिंगराज मंदिर जो पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा लिंगराज मंदिर कहाँ पे, भुवनेश्वर में है। याद रखिएगा भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, ठीक है। बढ़ते हैं, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में स्टार्टिंग यहाँ से होती है, जैसे जिस काल के मनुष्य की लिखित घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, और तथा जिस काल की लिखित जानकारी मिलती है उसे इतिहास कहा जाता है, और जिस काल की घटनाओं को पढ़ा नहीं जा सका, अब तक कुछ ऐसे भी लेख मिले हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिनको अभी पढ़ा नहीं जा चुका है, तो उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो आपको लिख के दे देगा कि जिस काल की लिखित जानकारी नहीं मिलती है, या जो भी ऐसे करके, तो ऑप्शन यही हमें मिलेगा, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वही कि जिस घटनाओं की लिपि को भी पढ़ा नहीं जा सका है उसे ही कहते हैं। इतने पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। अब इसी जो है जो प्रागैतिहासिक काल को सुविधा की दृष्टि से हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक पूरा पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। यहाँ से कुछ पॉइंट बनेंगे पूरा पाषाण काल से और नवपाषाण काल से, लगभग 4-4, 5-5 पॉइंट बनेंगे, और यहीं से ज़्यादातर 99% क्वेश्चन यहीं से बने हैं अब तक, देख लीजिए। तो पूरा पाषाण काल जो है, इसकी खोज पल्लवपुरम नामक स्थान पर हुई थी, और मुख्य जीविका आधार इनका जो इस काल के जो मानव होते थे उनका मुख्य जो जीवन का आधार था वो शिकार था, और यही मनोरंजन का भी साधन था। तो शिकार ही करते थे ये, इनका मेन मुख्य यही आधार था। और आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि आग की खोज किस काल में हुई थी, नवपाषाण काल या पूरा पाषाण काल, ऐसे। तो ये याद रखिएगा इसे आप, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रॉबर्ट ब्रुसफुट ने भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रुसफुट ने सबसे पहले खोज की थी, तो इनका नाम भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है,
याद रखिएगा इसे, ठीक है। इन्होंने 1863 ईस्वी में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नवपाषाण काल आता है यहाँ पे, और यहाँ पे पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, ठीक है। तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और इसी काल में अस्थायी निवास पर भी ये आई थी, और पशुपालन भी इसी समय हुआ था। और सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था मनुष्य ने, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार कि सबसे पहले किसे पालतू बनाया था, तो आपको दे देगा ऑप्शन में घोड़ा दे देगा, गाय भैंस कुछ भी करके, तो कुत्ता याद रखेगा, कुत्ते को सबसे पहले बना था। और कृषि का आविष्कार भी इसी समय शुरू हुआ था, और सबसे पहले फसल गेहूं और जौ की थी। और हाँ, ये बात ये देखिए, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं जौ या गेहूं, तो सबसे पहले जो है गेहूं की बात आती है, याद रखिएगा इसे। और सबसे पहले जो अनाज यूज हुआ था मनुष्य के द्वारा वो चावल था, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों पॉइंट हमने अलग अलग लिख दिए हैं, याद रखिएगा इसे। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था, और कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला था। तो यहाँ से कोल्डिहवा वाला ये पॉइंट क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ से मैं आपको बता दूं कि कोल्डिहवा जो है यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन बन चुका है, याद रखिएगा इसे। और सबसे पहले प्रयोग हुई धातु तांबा, और तथा इससे पहले पहला औजार जो इन्होंने बनाया था वो कुल्हाड़ी था। और ये कहाँ से मिला था? अतिरम पक्कम से, ठीक है, याद रखिएगा इसे। कुल्हाड़ी यहीं से मिली थी। और सबसे पहले इन्होंने जो धातु यूज की थी वो तांबा था, याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम शहर मोहनजोदाड़ो था, और जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखिएगा। और शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का भी प्रमाण मिलता है। तो जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। और भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफा क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में मनुष्य का सर्वप्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला था, याद रखिएगा इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में मनुष्य का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से मिला था। बढ़ते हैं आगे। और अब देखिए हम सिंधु सभ्यता पे पहुँच चुके हैं। और सिंधु सभ्यता का जो पीरियड माना जाता है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ये अपना ये पीरियड भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता जो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। और इसके बाद वैदिक सभ्यता आएगी, तो उसका भी मैं डिटेल में आपको ओवरव्यू दूंगा, याद रखिएगा इसे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और इसकी लिपि भावचित्रात्मक है। ये देखिए क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, लिपि कौन सी है, ठीक है। तो इसकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक है, इसे याद रखिएगा, ठीक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और अगर अभिलेख अधिक लंबा होता था तो पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। मतलब जैसे हम लिखते हैं उसकी सीधी उल्टी थी ये। और ये जब पहले बाएं से दाएं, पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और जब लंबा होता था अभिलेख तो फिर बाएं से दाएं, याद रखिएगा इसे। और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा इसे। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया था, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। और यहाँ के जो मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, और इसे 6 नगर का शहर माना जाता है, जो क्रमशः मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गढ़वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन ये है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, वो हो गया है, ये गढ़वारी वाला है ये, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये है ये। तो और आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक साक्ष्य गुजरात से मिले हैं, और सबसे पहला शहर जो है मोहनजोदाड़ो है, और सबसे बड़ा भी था ये, ठीक है। ये हड़प्पा जो ये मोहनजोदाड़ो जो शहर है सबसे बड़ा शहर था इस सभ्यता का, याद रखिएगा इसे। और सर्वाधिक साक्ष्य जो मिले हड़प्पा संस्कृति के वो गुजरात से मिले हैं। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन। और उसके बाद जो है क्विज हम आपको करा देते हैं। क्विज में 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, और आपको सही सही जवाब देना होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्विज स्टार्ट करते हैं इसके बाद हम। तो ये लीजिए, क्विज आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय पुरातत्व के पिता कौन माने जाते हैं?
तो भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम, पहला पॉइंट हमारा यही था तीसरे लेक्चर का, याद रखिएगा इसे। उसके बाद भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है भारतवर्ष का जिक्र। और सती प्रथा का लिखित साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलता है? तो ऐरण अभिलेख से मिलता है। और प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किसके शासनकाल में हुआ था? तो वहाँ पे मैं बताया था कि एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन बना दिया है। ये यवन शासकों द्वारा ही सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का कार्य किया गया था। और देखिए छठा क्वेश्चन क्या है? रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरेकमेड से रोमन सिक्के मिले हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ग्वालियर अभिलेख के शासक कौन थे? तो ग्वालियर अभिलेख के शासक मीर भोज थे। और पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। इसमें एक मुख्य मंदिर होता था और उसे वह 4 मंदिरों से घिरा हुआ होता था। ऐसे मंदिर को हम जो है मंदिर रचना शैली पंचायतन कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जो लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पड़ता है? ये भुवनेश्वर में, और वो जो है ये पंचायतन शैली से रिलेटेड है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ब्रह्मेश्वरम लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए उड़ीसा ऑप्शन में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही है जी, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जिस काल की लिखित घटनाओं का कोई साक्ष्य नहीं मिलता उसे क्या कहा जाता है? तो लिखित साक्ष्य अगर नहीं मिलता है जिस घटनाओं का, तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पर। पूरा पाषाण काल के मनुष्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार था, याद रखिएगा इसे। और क्वेश्चन 12, आग की खोज हुई थी नव पाषाण काल, वैदिक काल, पूरा पाषाण काल? तो ये पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, याद रखिएगा इसे। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले उपयोग होने वाला अनाज क्या था? तो चावल था। और इसे कन्फ्यूज मत होइएगा, सबसे पहली फसल गेहूँ थी, ठीक है, गेहूँ और जौ सबसे पहली फसल थी, और अनाज जो यूज होता वो चावल था, तो इसे याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? भीमबेटका गुफा प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए, गुफाओं के लिए, औजारों के लिए, जीवाश्म के लिए? तो भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इसे। 16वां क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो ये भारत का सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा शहर था, याद रखिएगा इसे। और सिंधु सभ्यता थी ग्रामीण, शहरी, नगरी, खानाबदोश? तो ये नगरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के खननकर्ता मैंने आपको बताया था अभी, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बन चुका है एक बार कि दयाराम साहनी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसे, राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। और देखिए 19वां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गुजरात से हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं, इसे याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और जब लेख काफ़ी बड़ा होता था तो फिर बाएं से दाएं, यानी स्टार्टिंग में दाएं से बाएं, और फिर अगर बड़ा होता था तो बाएं से दाएं। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। और ठीक, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।